नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। इसके पार्ट 2 में हमने स्टडी किया था उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के बारे में स्टडी किया था और हमने पढ़ा था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में यानी कि गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। जैसे कि मैंने आपको उसके पार्ट जो 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये चैप्टर है इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ। तो जो अलग अलग जोग्राफर्स थे सब ने अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस दी थी। तो जैसे कि हमने पार्ट 2 में स्टडी किया था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में, तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे लाप्लास का निहारिका सिद्धांत के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो लाप्लास थे ये फ्रांस के महान नक्षत्रवेत्ता और भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, कौन? लाप्लास जो थे वो फ्रांस के महान नक्षत्रवेत्ता यानी कि कॉन्स्टलेशन लीडर थे और भूगोलवेत्ता यानी कि जोग्राफर थे। फिर 1796 में, ठीक है, 1796 में इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, आप कह सकते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, तो उसके बारे में पूरा विस्तार से इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन, इस बुक में इन्होंने अपने जो पूरा मत दिया था, पूरा विस्तार से उसको समझाया था कि कैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो उसके बारे में इन्होंने 1796 में अपनी पुस्तक ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन, जिसे इंग्लिश में इस बुक का नाम क्या है कि एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, या बुक का नाम याद रखिएगा कि एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम किसकी बुक थी? लाप्लास की। ठीक है, तो इन्होंने अपनी इस बुक में ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन में इन्होंने पूरा बताया था कि कैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ, तो पूरा विस्तार से बताया था। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने जो सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई थी, तो सौरमंडल की उत्पत्ति का इन्होंने आधार माना था निहारिका को। तो इसीलिए जो ये सिद्धांत है इसको शॉर्टकट में निहारिका सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि जो लाप्लास थे वो फ्रांस के क्या थे? महान नक्षत्रवेत्ता थे और भूगोलवेत्ता थे। 1796 में अपनी पुस्तक ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन में इन्होंने पूरा विस्तार से बताया था कि कैसे हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ था, और इन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति का जो आधार माना था वो निहारिका को माना था, इसलिए इस सिद्धांत को निहारिका सिद्धांत भी कहते हैं। अब चलिए आगे, हम ये तो इनकी मेन चीज थी, आगे इन्होंने क्या अपनी थ्योरी दी थी अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही गर्म, एक लगातार घूमता हुआ एक बहुत बड़ा सा पिंड था जो बहुत ही गर्म था और वो बहुत तीव्र गति से घूमता हुआ ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था, घूम रहा था। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ बहुत तेज से घूमती है तो उसके अंदर से हीट जो होगी उसके अंदर की वो बाहर की तरफ निकलेगी, है ना। तो जब वो घूम रहा था, एक पिंड जो था वो घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हो रहा था, उसके अंदर से ताप का विकिरण हो रहा था, यानी कि ताप जो था उसके अंदर से निकल रहा था। ताप बाहर निकलने से आप जानते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो सिकुड़ती हैं, ठंडे होती है चीज़ तो सिकुड़ती है, गर्म होती है तो फैलती है। ठीक है, तो ऐसी ही एक पिंड था जो ब्रह्मांड में बहुत ही तप्त अवस्था में यानी कि बहुत गर्म था और गतिशील अवस्था में था, यानी कि बहुत तेजी से घूम रहा था। और घूमने से क्या था कि जो इसके अंदर की जो हीट थी वो बाहर निकल रही थी। ठीक है, तो जो हीट थी वो बाहर निकलने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि ये सिकुड़ने लगा, यानी कि जैसे इतना बड़ा था तो ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, यानी कि ये सिकुड़ने लगा मीन्स ये जो इतना बड़ा सा था तो ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, संकुचित होने लगा। तो अब इसका साइज क्या था? छोटा होने लगा। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो स्पीड घटती है, और अगर साइज छोटा होता है तो स्पीड बढ़ती है ना। तो जब ये क्या हुआ कि जब ये घूम रहा था, ये जो पिंड है जब ये बहुत तेज अवस्था में तीव्र गति से ये घूम रहा था तो इसके अंदर का जो ताप था, हीट थी, वो बाहर निकल रही थी। तो यानी कि वो ठंडा हो रहा था और ठंडा होने से वो संकुचित होने लगा, यानी कि सिकुड़ने लगा। तो इसका जो साइज था वो छोटा होने लगा। अब कोई चीज़, जैसे कि हर चीज़ का क्या है? आयतन, यानी कि वॉल्यूम। जस्ट अब देखिए ये चीज़ बड़ी थी तो ये इतना सारा वॉल्यूम को घेर रही थी, आयतन को।
और जब ये सिकुड़ने लगी तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा ना। हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि पानी है, ठीक है, तो पानी जब हम उसको ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, वो बड़े से बर्तन में फैल जाएगा। लेकिन जब हम उसको बर्फ़ जमाने के लिए रख देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है ना, वो इतनी छोटी सी जगह पे आ जाता है। तो उसी प्रकार से मतलब कि आयतन क्या होता है कि जितनी जगह कोई एक वस्तु घेरती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि आयतन बोलते हैं। अब जब ये पहले इतना बड़ा था तो इतनी बड़ी जगह को घेर रहा था, लेकिन जब ये संकुचित होने लगा तो जो इसका वॉल्यूम था वो भी कम होने लगा, यानी कि इसका आयतन भी कम होने लगा और इसकी स्पीड भी बढ़ गई। ये बहुत तेज़ी से घूम रहा था। घूमते घूमते क्या हुआ कि फिर इसके अंदर क्या हुआ, जो इसका मध्य भाग था उसमें अपकेंद्रीय बल होने लगा। अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स था वो लगा, यानी कि उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हुआ, इसका जो मध्य भाग था वो उभरने लगा, ठीक है। यानी कि जो ये बीच का पार्ट था वो उभरने लगा, यानी कि ऐसे यहाँ से वो उभरने लगा, यानी कि बड़ा होने लगा। और फिर क्या हुआ, घूमते घूमते क्या हुआ कि जो ये उभार वाला भाग था तो ये अलग निकल गया, यानी कि इससे घूम के वो अलग सा एक बाहर निकल गया, ठंडा होकर के वो बाहर निकल गया वलय। और इसी से क्या हुआ, इसी से अलग 9 ग्रह बने, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जब ये बहुत तेजी से घूम रहा था, उभार आने लगा, इसका जो मध्य भाग था वो बाहर की तरफ उसमें उभार होने लगा और फिर वो अलग हो गया, इससे अलग हो गया। अलग हुआ तो ये एक वलय निकला और इसी से बाकी के जो ये हमारे 9 वलय थे वो इसी से अलग हुए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जब ये 9 वलय अलग अलग हुए तो देखिए पहले ये कैसे थे, बिल्कुल पास पास थे, बड़े बड़े थे, पास पास, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भी अभी गर्म अवस्था में, तो ये क्या है, फैले हुए थे ये, ठीक है, बड़े बड़े से थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ठंडे होने लगे और फिर जब ये ठंडे होने लगे तो ये भी संकुचित होने लगे, ठीक है। संकुचित होने लगे तो मतलब सिकुड़ने लगे, तो इनका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम भी क्या हुआ, कम होने लगा। जैसे इतनी बड़ी जगह में था तो अब ये थोड़ा दूर दूर होने लगे, ठीक है। तभी आप देखते हो कि जो हमारे ग्रह हैं वो इतनी दूर दूर है ना। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया था कि अब देखो ये जो 9 ग्रह थे ये अलग अलग इससे बाहर निकले, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि पहले ये बहुत बड़े थे, यानी कि गर्म थे तो ये फैले हुए थे, बड़े थे। लेकिन जब ये संकुचित होने लगे तो इनका आयतन भी कम होने लगा और इनके बीच की जो दूरी देखो, यहाँ पे कितनी दूरी कम है ना, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर दूरी बढ़ने लगी। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ठंडे होने लगे और ठोस ग्रह के रूप में इनका निर्माण हुआ। और उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार से ये 9 ग्रह बने ना, उसी प्रकार से इनके उपग्रह भी बने थे, ठीक है। हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं सिद्धांत को, ताकि बिल्कुल अच्छे से फीड हो जाए दिमाग में, ठीक है। देखिए लाप्लास ने क्या बताया कि ब्रह्मांड में एक गर्म सा बड़ा सा पिंड था जो वो ब्रह्मांड में घूम रहा था, ठीक है। ये वो पिंड है, ये बड़ा सा एक पिंड है, ठीक है, जो बहुत ही गर्म है और साइज में बहुत बड़ा है। अभी जब ये बहुत तेजी से घूम रहा था तो घूमते घूमते इसके अंदर की जो हीट थी वो बाहर निकल रही थी। अब इसकी हीट बाहर निकल रही तो मतलब क्या हो रहा है, हीट तो बाहर जा रही, तो यानी कि वो ठंडा हो रहा है। और ठंडा होकर ये संकुचित होने लगा, यानी कि सिकुड़ने लगा। तो जो उसका इतना बड़ा वॉल्यूम था अब ये कम होने लगा, ठीक है, यानी कि अब ये सिकुड़ने लगा, छोटा होने लगा। और छोटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है हमारे साइज में और स्पीड में, है ना। अगर साइज बड़ा होगा तो स्पीड घटेगी, साइज छोटा होगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो अब जब इसका साइज जो है छोटा होने लगा तो इसकी स्पीड बढ़ने लगी और साथ ही इसके जो मध्य वाला भाग था उसमें अपकेंद्रीय बल लगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, जिससे उभार होने लगा। हमने कांट के में भी पढ़ा था ना कि उसमें अपकेंद्रीय बल लगा था, जिससे उसका मध्य का जो भाग था उसमें उभार होने लगा था। तो ऐसे ही लाप्लास ने भी बताया कि जो इसका मध्य वाले भाग थे उसमें उभार होने लगा और वो उभार होके क्या हुआ कि जो चीज़ थी वो ऐसे करके मतलब कि बाहर की तरफ निकलने लगी, ठीक है, उभार होने लगा। फिर जब वो घूम रहा था, घूमते घूमते और तीव्र गति में था, तो ये जो पार्ट था, उभार वाला जो भाग था वो इससे अलग हुआ, ये अलग से निकल गया, ठीक है, इस पिंड से, ठीक है, इसको ए बोल देते हैं। इस ए पिंड से क्या हुआ, दूसरा बी पिंड निकल गया, इससे अलग हो गया, ठीक है। और फिर ये इसी से क्या हुआ, इसी से अलग होके हमारे जो 9 ग्रह थे वो बने, ठीक है। अब जो ये 9 ग्रह थे ना हमारे, तो ये 9 ग्रह क्या थे, पहले बड़े भी थे और पास पास थे। इनके बीच का जो डिस्टेंस था ना
वो कम था क्योंकि ये बड़े थे साइज में। लेकिन जैसे जैसे ये भी ठंडे होने लगे तो ये संकुचित होने लगे और इनके मध्य का जो भाग था वो दूर दूर होने लगे, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो दूर होने लगा। ठीक है, देखो गैप ज़्यादा दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये बताया। और उन्होंने क्या बताया कि जब ये ठंडे होने लगे फिर इनसे भी इसी प्रक्रिया के कारण क्या वजह से ये भी धीरे धीरे घूम रहे थे, तो इनसे भी इनके उपग्रह बने इसी प्रकार से जैसे ये नवग्रह बने। ठीक है, पहले ये पिंड था, गर्म सा था, घूम रहा था तेजी से, इसके अंदर से ताप विकिरण हुआ, ये ठंडा होके सिकुड़ने लगा, साइज छोटा होने लगा, इसका वॉल्यूम कम होने लगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ती गई और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसके मध्य भाग में उभार आने लगा। और फिर ये उभार वाला भाग क्या हुआ, इससे अलग हो गया, जो कि ये है, इससे ये अलग हुआ। और इस एक वलय से, ये एक जो ये वलय है, इससे क्या हुआ, बाकी के ये हमारे 9 प्लैनेट्स निकले, जो कि पहले पास पास थे, लेकिन जैसे जैसे कि ठंडे होने लगे, संकुचित होने लगे, तो इनके बीच की जो दूरी थी वो बढ़ती गई। और इन्हीं से, जिस प्रकार से ये 9 ग्रह बने, इसी से इनके उपग्रह भी बने। तो ये जो हमारी थ्योरी थी वो थी लाप्लास की। अब देखिए, जैसे हमने कांट की पढ़ी थी ना कि उसमें कुछ डिमेरिट्स भी थे, यानी कि उसकी आलोचना भी हुई थी कुछ चीज़ों को लेकर के। तो इनकी जो आलोचना हुई इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले तो ये आलोचना हुई, पहले तो ये पूछा गया कि जो वो गर्म पिंड था जो घूम रहा था वो आया कहाँ से। तो पहला पॉइंट तो ये था, इस आधार पर इसकी आलोचना हुई कि जो वो पिंड था वो जो घूम रहा था तेजी से तप्त अवस्था में आया, वो कहाँ से आया। दूसरी जो आलोचना हुई थी कि जो वलय निकला था, मैंने आपको ए से बी पार्ट बताया था ना कि बी पार्ट निकला था वो उभार के बाद, तो वो बी पार्ट एक ही क्यों निकला, और भी निकल सकते थे। और साथ ही कि 9 ग्रह ही क्यों बने। ठीक है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड क्या थी कि थर्ड आलोचना क्या हुई कि जो 9 ग्रह बने, ठीक है, वो 9 ही क्यों बने। उसके बाद ये जो प्रक्रिया थी, जो ये प्रोसेस थी, वो बंद क्यों हो गई, केवल 9 ग्रह निकले और बस बंद हो गया। तो उसके बाद और क्यों नहीं निकले, इस आधार पर इनकी आलोचना हुई थी। और कि अब जैसे हमारे जो प्लैनेट्स है वो इतने बड़े बड़े हैं, तो ये भी आलोचना की गई कि जैसे उससे अलग हुआ वो पिंड, तो जो 9 ग्रह इतने बड़े बड़े थे, मतलब संभव नहीं है कि इतने बड़े बड़े पिंड जो हैं 9 ग्रह बन जाएंगे वो। ठीक है, और क्यों नहीं, मतलब और क्यों नहीं निकले, ये जो मतलब आलोचना हुई थी इसी आधार पर हुई थी। कि पहली तो आलोचना ये थी कि वो जो तप्त, जो बहुत जो बड़ा सा पिंड था वो घूमते हुए कहाँ से आया। ठीक है, दूसरी क्या आलोचना हुई कि 9 ग्रह ही क्यों निकले और क्यों नहीं निकले। फिर क्या हुआ कि वलय जो था वो ए से बी में जो उभार वाला भाग था वो एक ही क्यों निकला और क्यों नहीं निकला, और ये प्रक्रिया बंद क्यों हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। और साथ ही क्या था कि जो ये लाप्लास का जो सिद्धांत था, अब जैसे कांट ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें जो आलोचना हुई थी, जैसे कि उन्होंने अपना बताया था कि साइज भी बढ़ रहा था और स्पीड भी बढ़ रही थी, है ना। तो उसमें सुधार हेतु उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। कांट ने जो गलतियां की थी उसको सुधारने हेतु इन्होंने अपना ये लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत दिया था। लेकिन कोशिश तो की इन्होंने समझाने की कि कैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, लेकिन इतना क्लियरली नहीं, मतलब क्लेरिफिकेशन नहीं कर पाए इतने अच्छे से। लेकिन जो इनकी आलोचना तो हुई है, लेकिन फिर भी जो नए नए सिद्धांत बने हैं हमारे सौरमंडल से उत्पत्ति के, तो उसमें ये थोड़ा काफ़ी हेल्पफुल रहा है वाला सिद्धांत। ठीक है, तो लाप्लास का जो निहारिका सिद्धांत था वो यही था। तो अगर आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया है ये, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को सबको शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नोट्स नहीं होते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उस पर डाल दूँगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी 11th क्लास की बुक में है, जितना दिया है मैटर, मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।